आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का जो प्रोग्राम्स है वो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड एंड पेन ब्रश का प्रोग्राम्स जो ओपन करते थे, बस वैसे ही आपको ये जो स्टार्ट मेनू है वहाँ पर क्लिक करना है और ये जो सर्च बॉक्स है वहाँ पर एक्सेल का जो स्पेलिंग है EXCEL एक्सेल, ये आपको टाइप करना है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्पेलिंग टाइप करेंगे तो स्टार्ट मेनू में आपको आपकी सिस्टम में जो एक्सेल का प्रोग्राम इंस्टॉल किया है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी हमारी सिस्टम्स में एक्सेल 2030 का जो प्रोग्राम्स है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अदरवाइज आपका जो कंट्रोल है वो एरो की से वैसे अप या डाउन एरो की प्रेस करके वहाँ पर आपको लाना है कंट्रोल, और आपके कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। तो आप चाहे तो ये कंट्रोल यहाँ पर लाके कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें या यहाँ पर माउस से क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे, दोनों में से आपको कुछ एक करना है, तो आपका एक्सेल का प्रोग्राम्स आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। अब जब एक्सेल का प्रोग्राम्स आपके सामने जब आता है तो यहां से आप लोग ये जो ब्लैंक वर्कबुक है वहां पर आपको क्लिक करना होता है। अदरवाइज ये जो रेडीमेड टेम्पलेट है आप देख सकते हैं, तो ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट है, तो ये भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो कई सारे टेम्पलेट हैं, आप लोग ये इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास है ब्लैंक वर्कबुक। तो यहाँ पर हम लोग माउस से क्लिक करते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक हमारा ओपन हो जाएगा। हमारी जो ई बुक्स है वहाँ पर भी ये सारी बात हमने आपको यहाँ पर सिखाई है। अब ये जो प्रोग्राम्स हमारे सामने ओपन हो गया है, तो ये प्रोग्राम्स का, ये एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स का पूरा इंट्रोडक्शन हमने हमारी ई बुक्स में भी दिया है। लेकिन ये प्रोग्राम्स का जो इंट्रोडक्शन है वो सीखने से पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम्स का उपयोग क्या है, ये हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं? तो स्प्रेडशीट हमारी रो और कॉलम से क्रिएट होती है, यानी रो और कॉलम। तो ये जो हमारी, जो मेरा माउस पॉइंटर अभी यहां पर मूव हो रहा है और ये जो है पूरी, इसको बोलते हैं रो, और ये जो है इसको बोलते हैं कॉलम। तो ऐसे कई सारी कॉलम्स है और रो है, तो इसी को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं जो आपके सामने है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम्स ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और स्प्रेडशीट रो और कॉलम से क्रिएट होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा का कैलकुलेशंस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और चार्ट तैयार करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यूमेरिकल डेटा का कैलकुलेशंस करने के लिए आप लोग फॉर्मूला दे सकते हैं, और इसके साथ रेडीमेड फंक्शंस जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलते हैं वो भी हम लोग दे सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस करने के लिए पाइवोट टेबल, स्कैनारियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल, फिल्टर, वैसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए हम लोग हमारा न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा को अच्छे से समझने के लिए और न्यूमेरिकल डेटा का पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए हम लोग चार्ट तैयार कर सकते हैं। चार्ट यानी कि ग्राफ आप लोग
क्रिकेट मैच की अब आप जब टीवी पर क्रिकेट मैच आप जब देखते हैं तो उसी समय दो टीम की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें चार्ट वहां पर दिखाया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का यूज क्या है, ये दो पैराग्राफ्स में हमने आपको यहां पर अच्छे से बता दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स जब आप प्रोग्राम्स ओपन करते हैं तो प्रोग्राम विंडो का इंट्रोडक्शंस आप लोग को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड एंड पेंट में आपको हमने समझाया था, लेकिन फिर से एक बार हम लोग देख ले तो ये जो हमारा प्रोग्राम्स अभी ओपन हुआ है इसी को बोलते हैं फाइल मेनू। और फाइल मेनू का यूज आप कैसे करते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पता है, और जो फाइल मेनू आप वर्ड में यूज करते थे वो ही सेम ऑप्शंस आपको एक्सेल में भी मिल जाएंगे, जैसे इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल मेनू में मिलेंगे। फाइल मेनू में से वापस आपको अगर वर्कबुक में आना है तो ये जो एरो है वहां पर आपको क्लिक करना है, आप लोग वापस यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार, इसी को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद है टैब, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैब, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्म्स टैब, फॉर्मूला टैब। ये टैब अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हिसाब से अलग से आई है। डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, तो ये सारी टैब है, आपको पता है। और जो टैब एक्टिवेट है, अभी हमारे पास होम टैब एक्टिवेट है, तो उसका रिबन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं रिबन। और ये है ग्रुप्स, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, तो ये सारे ग्रुप्स है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो सीख के आए हैं ज्यादातर ऑप्शंस आपको वैसे ही यहां पर मिलेंगे, बराबर है। इसके बाद है कि ये जो आप देख सकते हैं यहां पर हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहां से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। यहां पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। यह है कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन एंड ये क्लोज बटन है। तो ये सारी चीज वर्ड में भी आप सीख के आए हैं। इनसे बजाय ये जो फॉर्मूला बार है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं आता था, तो ये थोड़ा अलग है यहां पर। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बार, क्योंकि हम लोग एक्सेल में ज्यादातर न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यहां पर फॉर्मूला दे सकते हैं। और ये है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर आपकी जो सेल एक्टिवेट है वो सेल का नाम आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि अभी ये एम कॉलम है और ये 7 नंबर की रो एक्टिवेट है, तो ये सेल का नाम हो गया है M7, जो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ओपन करते हैं तो आपकी जो वर्कबुक ओपन होती है तो उसी वर्कबुक में A1 सेल एक्टिवेट होकर आती है। जब आप वर्कबुक ओपन करते हैं तो आपकी वर्कबुक में एक सीट 1 ओपन होकर आती है, जिसको बोलते हैं सीट 1। अगर आप चाहे तो नंबर ऑफ सीट्स यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ज्यादा सीट इंसर्ट करने के लिए ये जो प्लस का बटन है वहां पर आपको क्लिक करना है, जिसको बोलते हैं न्यू सीट बटन। तो आप यहां पर क्लिक करें तो आपको और एक सीट मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोग जब काम करते हैं तो ज्यादातर आप रो कॉलम, ये जो स्प्रेडशीट है तो सेल में काम करेगी। तो ये जो है इसको कॉलम कहते हैं। एंड कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फाबेट हमें यहां पर हम लोग
देख सकते हैं। यानी कि हमारी कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर अल्फाबेट दिए हैं, और रो को आइडेंटिफाई करने के लिए रो का नंबर हमें यहां पर दिया गया है। हमारी एक सीट में टोटल 10 लाख से भी ज्यादा रो है। यस, 10 लाख से भी ज्यादा रो है। और कॉलम, वैसे जो आप अल्फाबेट अभी देख रहे हैं, तो वैसे हमारे पास 16,000 से भी ज्यादा कॉलम है। तो कॉलम को यहां पर अल्फाबेट दिया है। जब हम लोग स्क्रॉल करेंगे इसको, तो ये आपको अल्फाबेट जेड तक दिखेगा। जेड के बाद ए बी, ए सी, ए जेड वैसे आता है। तो आप लोग स्क्रॉल करते हैं तो ये अल्फाबेट के जरिए आप लोग आपकी कॉलम को पहचान सकते हैं। लास्ट रो में हम लोग जाएंगे। तो लास्ट रो में जाने के लिए कंट्रोल की प्रेस करना है, और कंट्रोल की को प्रेस करके रखें, और कीबोर्ड से जो डाउन एरो की है वो आपको प्रेस करना है। जैसे आप लोग कंट्रोल की प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपका सेल पॉइंटर लास्ट रो में मूव हो जाएगा, और आपकी लास्ट रो है 10,48,576। ये आपकी लास्ट रो है। और आपकी लास्ट कॉलम, अभी ये जो कॉलम है, बराबर है। तो हमारी लास्ट कॉलम में जाने के लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना है, और कंट्रोल की को प्रेस करके रखने के बाद राइट एरो की आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो कंट्रोल की और राइट एरो की जैसे आपने प्रेस कर दी, तो ये लास्ट कॉलम है आपका XFD। और हमारी लास्ट सेल जिसका नाम पड़ता है XFD 10,48,576। वापिस आपको A1 सेल में आना है, तो कंट्रोल की प्रेस करना है और होम की प्रेस करना है। कंट्रोल और होम दोनों एक साथ प्रेस करना है, तो आप लोग वापिस A1 सेल में वापिस आ जाएंगे। हमारी ई बुक्स में ये जो सेल मूवमेंट है, हम लोग कैसे सेल को मूवमेंट करते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। और ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम विंडो है, इसका भी इंट्रोडक्शन हमने आपको फिर से भी यहाँ पर दिया है। आप लोग इसको आपको टाइम मिले तब इसको पढ़ सकते हैं। तो जूम बॉक्स कहाँ पर है, हमारा नेम बॉक्स क्या है, फॉर्मूला बार क्या है, ये भी आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक्सेल का ज्यादातर यूज न्यूमेरिकल डेटा का कैलकुलेशंस करना है। तो कैलकुलेशंस जब आप करते हैं तो कैलकुलेशंस करने के लिए आपको फॉर्मूला टाइप करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला का मीनिंग है मैथमेटिकल इक्वेशन। गुजराती में ये बात आपको समझाए तो इसी को बोलते हैं सूत्र, गणितना सूत्र। यानी इंग्लिश में इसी को आप बोलते हैं फॉर्मूला। तो ये ऐसी कोई फॉर्मूला अगर आपको टाइप करना है, ऐसा कोई कैलकुलेशंस आपको करना है, तो आपको आपकी सेल के अंदर ये फॉर्मूला टाइप करनी पड़ेगी। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जब डेटा टाइप करते थे तो ये एक पेज में टाइप होता था, यहां पर ये सेल में टाइप होगा। देखो एग्जाम्पल पर के तौर पर मैं आपको ये बात बताऊं तो सबसे पहले फॉर्मूला डालने के लिए आपको कीबोर्ड से इज इक्वल टू का साइन, ये आप लोग जब देख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूं तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो थोड़ा जूम किया हमने, तो यहां पर आपको इज इक्वल टू टाइप करना है। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको +5 +2 ये फॉर्मूला है वो आपको यहां पर टाइप करनी है। तो आपको लिखना है 5 + 2 मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये जो स्टार है ये देना है। तो मल्टीप्लाई बाई 15 -10 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइडेड करने के लिए आपको ये स्लैश देना है और ये 5 आपको प्रेस करना है। अब ये फॉर्मूला एंटर हो जाने के बाद
इसको कंप्लीट करने के लिए और कैलकुलेशंस करवाने के लिए कीबोर्ड से आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला जी हमने दी थी, ये हमारी फॉर्मूला है। फॉर्मूला बार में आपने जो फॉर्मूला दी है वो दिखेगा और आपकी सेल में ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी को आप फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं इसका एक स्पेसिमेन मैंने आपको दिया है अभी। लेकिन आपको अभी क्या करना है कि मैंने जो आपको डेटा ये जो आपकी ई बुक्स में बताया है ये आपको टाइप करना है। देखो ये, तो ये डेटा आप लोग कैसे टाइप करेंगे ये मैं आपको बता दूं। पहले ये एक कॉलम है और ये फर्स्ट नंबर का रो है, तो ये जो सेल है इसी को हम लोग बोलेंगे A1, बराबर है। तो A1 सेल के अंदर आपको रोल नंबर लिखना है, तो हम लोग यहां पर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे RO रोल नंबर। ऐसे रोल नंबर लिखने के बाद बी कॉलम में आने के लिए कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस कीजिए। यहां पर आपको लिखना है नेम, तो आप लोग लिखेंगे नेम। सी कॉलम में आने के लिए कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस कीजिए और यहां पर आपको लिखना है मैथ्स, तो आप लोग वैसे आपका डेटा एंटर कर सकते हैं। देख लीजिए, तो आपको लिखना है यहां पर मैथ्स। तो हमने यहां पर क्या किया है कि एक फाइल, एक वर्कबुक पहले से ही टाइप करके रखी है, तो हम लोग ये ओपन कर लेंगे। तो फाइल मेनू में जाएंगे और यहां से ओपन कमांड देंगे और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ये पहले से टाइप करके रखी थी। तो यही हमारे पास वर्कबुक है जो हमने यहां पर अभी टाइप की है। तो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और ये जो हमारी जो वर्कबुक है इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा डेटा रेडीमेड मिल जाए। आपको ये डेटा टाइप करना है जो हमने ई बुक्स में आपको यहां पर शो किया है। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको कैलकुलेशंस करने के लिए टाइप करना है। तो आपके पास ये डेटा है, तो यहां पर ये 50 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स के मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स यहां पर दिया है। आपको ये मार्क्स का कैलकुलेशंस करके मार्कशीट क्रिएट करना है। तो ये जो 42 टाइप किया है इसी का सेल नंबर है C2। जो हमने 42 टाइप किया है ये C2 में है। ये जो 69 मार्क्स है इसका सेल नंबर है D2। तो आप लोग जब फॉर्मूला एंटर करेंगे तो फॉर्मूला एंटर करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो हमने हमारे ई बुक्स में बताया है कि हम लोग डायरेक्ट कांस्टेंट भी टाइप कर सकते हैं, और दूसरा एक रास्ता है कि कांस्टेंट टाइप करने के बजाय जो कांस्टेंट का सेल रेफरेंस है ये आपको टाइप करना है, ये वाला। जैसे 33, तो 33 का सेल रेफरेंस है C3, तो आपको C3 टाइप करना है। तो ये दोनों के बीच में क्या फर्क है मैं आपको यहां पर इसका एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं कि कांस्टेंट, पहले हम लोग कांस्टेंट टाइप करके हमारी फॉर्मूला देंगे। तो फॉर्मूला देने के लिए आपको पता है सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करना है कीबोर्ड से। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद मैथ्स का जो मार्क्स है जो है 42, ये आप यहां से टाइप कर लीजिए। जैसे हम लोग 42 टाइप करते हैं तो 42 को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। अब प्लस करना है तो कीबोर्ड से प्लस की प्रेस कीजिए और 69 प्लस 47, और ये हो जाने के बाद आपको कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। जैसे आप लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा। अगर आप यही वर्क मैन्युअली करते हैं, जैसे मैन्युअली मतलब कि कागज, पेन और कैलकुलेटर से, तो 15 स्टूडेंट्स हैं तो 15 स्टूडेंट्स का कैलकुलेशंस आपको मैन्युअली 15 स्टूडेंट्स का करना ही पड़ेगा। लेकिन यही वर्क अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं तो आपको किसी एक स्टूडेंट्स का ही कैलकुलेशंस करना है, मार्क्स का, टोटल का, सभी का। और सिर्फ एक बार कैलकुलेशंस हो जाने के बाद इसको कॉपी करना है फॉर्मूला,
बाकी के जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ये काम मैन्युअली करेंगे तो ये 50 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स का टोटल बनाने में और परसेंटेज लाने में परहैप्स आपका 15 या 20 मिनट चला जाएगा। लेकिन यही बात हम लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे तो विद इन मिनट भी ज़्यादा है, विद इन सेकंड 30 सेकंड ये भी ज़्यादा है शायद, तो 15 सेकंड में भी आप लोग ये पूरा काम कर लेंगे, और ये भी एक्यूरेसी से, गलती किए बिना। अभी हमने ये जो दिया है वो मैन्युअली, यानी कि ये जो फॉर्मूला दी है ये फॉर्मूला हमने अभी कांस्टेंट टाइप के की है। आपको कांस्टेंट टाइप नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है इसका मीनिंग भी हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे। तो अभी हम लोग फिर से ये जो फॉर्मूला है ये देने जा रहे हैं, तो एवरेज को निकालने के लिए ये यहाँ पर दिया है, वैसा भी आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इससे अलग टाइप करेंगे। आप प्रैक्टिस करने के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग टाइप करेंगे। तो इज इक्वल टू टाइप करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल टू लिखना जरूरी है। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद 158, आप लोग 158 ये कांस्टेंट टाइप कीजिए, स्लैश, और आपके पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, इसीलिए हम लोग यहां पर 3 लिखेंगे, यानी टोटल डिवाइडेड बाय 3। अगर ये 7 सब्जेक्ट होते तो हम लोग टोटल डिवाइडेड बाय 7 करते, लेकिन हमारे पास अभी 3 सब्जेक्ट है तो 3 लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। अब ये फॉर्मूला अगर आप लोग कॉपी करते हैं तो कांस्टेंट टाइप करने से क्या होता है आप लोग देख सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स का टोटल एक सा ही हो गया है, सही है। और आप देख सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स का मार्क्स अलग अलग है, तो इसका टोटल भी अलग अलग होना चाहिए ना, बराबर है। तो ये आप लोग अगर कांस्टेंट टाइप करके आपकी फॉर्मूला में ये कांस्टेंट टाइप करते हैं तो नहीं होगा। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला डालेंगे तो कांस्टेंट के बजाय ये जो सेल रेफरेंस है वो टाइप करेंगे। सेल रेफरेंस क्या है कि ये जो हमने 65 लिखा है, तो आपकी फॉर्मूला में आपको 65 लिखना नहीं है, लेकिन 65 का जो सेल रेफरेंस है वो लिखना है। तो 65 का सेल रेफरेंस है C3, आप लोग ये नेम बॉक्स में भी इसको देख सकते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको पता है अब इज इक्वल टू टाइप करना है, और 65 का जो सेल रेफरेंस है वो है C3, तो हम लोग कीबोर्ड से C3 ये टाइप करेंगे। तो जैसे हमने C3 टाइप किया ये हमारा सिलेक्ट हो गया, देखो। अब प्लस करना है तो प्लस कीजिए। अब C3 के बाद जो साइंस है उसी का मार्क लेना है, और इसी का सेल रेफरेंस बनेगा D3। तो D3 आप लोग टाइप कर सकते हैं, D3 प्लस आप लोग आप जब भी ये सेल रेफरेंस टाइप करते जाएंगे अपने आप ये वैसे आपको दिखाएगा कि फॉर्मूला में ये सेल का यूज हो गया है। अब इंग्लिश के जो मार्क्स है वो 70 है, और इसका सेल रेफरेंस है E3। लेकिन अगर आपको ये सेल रेफरेंस मैन्युअली टाइप नहीं करना है कीबोर्ड से, तो आप लोग यहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी ये जो फॉर्मूला हमने दिया इसी को बोलते हैं सेल रेफरेंस। अब एंटर की प्रेस करें तो आपको यहां पर ये जो मार्क्स है इसी का टोटल आपको यहां पर मिल जाएगा, देखो ये 190। अब परसेंटेज इसका निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला टाइप करने के लिए यहां पर भी मैंने आपको फॉर्मूला दी है, देखो ये आपको यही टाइप करना है। लेकिन हम लोग यहां पर इज इक्वल टू F3 यानी कीबोर्ड से यहां पर मूव करके भी आप लोग वैसे ला सकते हैं, और स्लैश यानी डिवाइडेड बाय, और आपको पता है 3 सब्जेक्ट है तो आपको 3 यहां पर मैन्युअली ही टाइप करना पड़ेगा, बराबर है। तो 3 यहां पर दे दीजिए और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए, तो इसका परसेंटेज अभी कंप्लीट आ गया, देखो। अब ये दोनों के बीच में फर्क मैं आपको बताऊं कि पहले हमने क्या किया था कि 158 यहां पर ये जो फॉर्मूला दिया तो हमने फॉर्मूला में डायरेक्ट कांस्टेंट दिया था, और जब कॉपी किया था तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर एक ही आ जाता था, सही है ना, बराबर है। लेकिन ये हमने इसी फॉर्मूला में कांस्टेंट के बजाय सेल रेफरेंस दिया है। तो अब हम ये जो फॉर्मूला है इसको अगर कॉपी करेंगे, देखो
तो हर एक स्टूडेंट्स का सही से ही कैलकुलेशन हो गया है देखो। और परसेंटेज निकालना है तो आप लोग इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं देखो, तो सभी स्टूडेंट्स का परसेंटेज हो गया। बस इतना इजी आप लोग काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर यही बात अगर मैन्युअली करने आप जाते तो मेरे ख्याल से 20 to 30 मिनट आपकी पास्ट हो जाती, बराबर है। और इसमें भी एक्यूरेसी शायद आती, बराबर है। लेकिन ये आप एक्यूरेसी से ही काम कर सकते हैं। अभी ये जो हमने टाइप किया है ये 50 स्टूडेंट के लिए टाइप किया है, लेकिन आप 150 स्टूडेंट्स हो या 700 स्टूडेंट्स हो या 7000 स्टूडेंट हो, 7000 हो या 700 स्टूडेंट्स हो, तब भी आप सिर्फ एक क्लिक में आप लोग ये पूरा कर देते, बराबर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोग वैसे काम कर सकते हैं। तो ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब सेल में आपका सेल कैसे मूवमेंट कर सकते हैं वो हमने आपको यहां पर ई बुक्स में भी पढ़ाया है। तो सेल को मूव करने के लिए आप जब यहां पर जाते हैं, बराबर है, तो ये जो सेल आपको मूव करना वैसे पता हो गया है, लेकिन फिर से हम लोग एक बार पढ़ ले कि अगर हमारे पास अभी जे कॉलम है, हमें के कॉलम में जाना है तो राइट एरो की प्रेस करना है। देखो राइट एरो की जब प्रेस करेंगे अभी एल कॉलम, एम कॉलम, एन, ओ, पी ऐसे कॉलम में जाएंगे आप, बराबर है। अभी 12 नंबर की रो है अभी आपकी सेल की, बराबर है। तो आप लोग जब लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आपका सेल पॉइंटर अभी पी में है, तो ओ, एन, एम, एल, के, तो आप वैसे मूव कर सकेंगे। अब आप अप एरो की प्रेस करेंगे, देखो 12 नंबर की रो है, अब अप में जाएंगे 11, 10, 9, 8, 7। अब डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर डाउन में आएगा, जैसे 9, 9, 10, 11, 12। तो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन ये एरो की आप प्रेस कर सकते हैं। अभी कंट्रोल और राइट एरो की, तो हमारा जो कॉलम है अभी के कॉलम है। मैंने आपको बताया कि आपको आपकी एक वर्कशीट के अंदर 16,000 से भी ज्यादा कॉलम है और लास्ट कॉलम है हमारा XFD। तो लास्ट कॉलम में यहां पर जाने के लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करना है और राइट एरो की प्रेस करना है। देखो तो आपका जो सेल पॉइंटर है वो लास्ट कॉलम पर पहुंच गया है, XFD, बराबर है। सिमिलरली आपको वापिस आना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल की, और कंट्रोल की के प्रेस करके रखने के बाद लेफ्ट एरो की प्रेस करना है, तो आप वापिस आपकी जो सेल में थे वहां पर आ गए। फिर से आप लोग करेंगे कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो की, तो आप A1 पर सेल पर वापिस आ गए। देखो आप कोई भी सेल में है, अभी 6 नंबर की रो है, तो अब भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। अब कंट्रोल और डाउन एरो की, जैसे हम लोग अगर कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया था, तो आप लास्ट रो 10,48,576, और जैसे आप कंट्रोल होम की कंट्रोल और अप एरो की प्रेस करेंगे तो इसी कॉलम में, अभी जे कॉलम हमारी एक्टिवेट थी, तो जे कॉलम में हम फर्स्ट जो रो है वहां पर चले गए, और जे कॉलम अभी है, और कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो जे कॉलम में हम लोग लास्ट रो में चले जाएंगे, बराबर है। तो ऐसे हम लोग हमारा सेल पॉइंटर मूव कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको होम की प्रेस करना है। जैसे कि हमारा ये सेल पॉइंटर यहां पर है, अभी एल कॉलम है और रो नंबर 5 है, तो हमें जो हमारी रो एक्टिवेट है, तो ये जो एल कॉलम है यहां से हमें फर्स्ट यानी ए कॉलम में आपको लाना है आपका सेल पॉइंटर, तो आपको होम की प्रेस करना है। तो आप सिर्फ एक की प्रेस करने से आपका सेल पॉइंटर जो रो है उसी की फर्स्ट कॉलम में यानी ए कॉलम में चला जाएगा। वैसे एंड की और डाउन एरो की कि जहां तक आपने डेटा एंटर किया है, देखो एंड की और डाउन एरो की, तो यहां तक हमने डेटा एंटर किया है, वैसे आप लोग मूव कर सकते हैं, बराबर है। जैसे ये हमारा सेल पॉइंटर है, तो हम लोग यहां से अगर राइट में कहां तक हमने डेटा एंटर किया है वो देखना है, तो ये दोनों साथ में प्रेस करना नहीं है। देखो एंड की प्रेस कीजिए और एंड की प्रेस करने के बाद आपको राइट एरो की प्रेस करना है। फिर से हम लोग करते हैं, एंड की प्रेस किया और राइट एरो की प्रेस किया, तो आप लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। देखो आ गया हमारा लास्ट में, और एंड की और बाद में डाउन एरो की प्रेस किया, तो आप जहां पर आपने लास्ट में जो डेटा एंटर किया है वहां पर आप
चले जाएंगे। अब कंट्रोल और होम, मान लीजिए आपका सेल पॉइंटर कहीं भी है, आपकी वर्कशीट में कहीं पर भी है और आपको वापस A1 सेल पर आना है, तो आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करना है। अब वापस A1 सेल में आ जाएंगे। कंट्रोल और एंड, तो कंट्रोल और एंड प्रेस करने से आप जहां पर लास्ट में डेटा एंटर किया है आपकी सीट में, वहां पर आपका सेल पॉइंटर मूव हो जाएगा। अब आप ऐसा सोच लीजिए, यहां पर हमने कुछ टाइप किया है जैसे बाइट्स, बराबर है। तो अब हमारा हमारा सेल पॉइंटर कहीं भी है और यहां से हमने लास्ट में जो डेटा एंटर किया था, तो वहां पर आपको आपका सेल पॉइंटर मूव करना है, तो कंट्रोल की प्रेस करना है और एंड की प्रेस करना है। तो सिर्फ एक क्लिक में लास्ट तक जहां पर आपने डेटा एंटर किया है वहां पर आपका सेल पॉइंटर मूव हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट यहां तक हमने डेटा एंटर किया है। अब पेज अप और पेज डाउन, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोग जानते हैं कि एक सीट में 10,48,576 रो है और XFD यानी 16,000 से भी ज्यादा कॉलम है। तो सिर्फ एक स्क्रीन में इतनी सारी कॉलम और इतनी सारी रो आप एक साथ में देख नहीं पाएंगे। तो अभी आपके पास ज्यादा से ज्यादा 25 ये रो है और आपकी कॉलम अभी R तक आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इसी स्क्रीन में आप लोग R25 रो आप लोग देख सकते हैं। सही है, देखो यहां पर। तो आपका सेल पॉइंटर अभी A1 पर आप प्लेस कर दीजिए और आप अगर आपको रो वर्टिकली डाउन करना है, वर्टिकली यानी मैं जो सिलेक्शंस करता हूं इसी से आपको पता चल जाएगा। ये जो पोजीशंस है इसको बोलते हैं वर्टिकल और ये जो पोजीशंस है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना है या वर्टिकली मूव करना है तो इसीलिए ये पेज अप एंड पेज डाउन की आपको यूज में आएगी। तो हम लोग ये यहां पर हमारा सेल पॉइंटर मूव कर देते हैं और आपको पता है, फिर से मैं आपको बता दूं कि एक ही स्क्रीन में ये 25 रो आप लोग देख सकते हैं। अब कीबोर्ड से पेज डाउन की प्रेस कीजिए तो 26 to 50 ये नंबर की रो आप लोग देख सकते हैं, यानी वर्टिकली आप लोग डाउन में आते हैं, बराबर है। अब फिर से पेज डाउन कीजिए तो 51 to 75 रो आ गई। अब फिर से पेज डाउन कीजिए तो 76 to 100 आ गया। वैसे आप लोग 1 पेज डाउन आ सकते हैं, बराबर है। तो 1 पेज अप आने के लिए पेज अप की है तो आप पेज अप की प्रेस करते जाइए, आप पेज अप वापिस फर्स्ट नंबर पर वैसे आ जाएंगे, एक एक स्क्रीन अप आ जाएंगे। अगर आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना है, अभी जो किया हमने वर्टिकली किया नंबर के हिसाब से, अगर आपको कॉलम के हिसाब से मूव करना है, अभी 25 रो है वो तो हमें इतना ही रखना है, लेकिन ये जो हमारी कॉलम है अभी R तक हम लोग देख सकते हैं। तो आपको यहां से एक एक स्क्रीन आपको राइट में मूव करना है, तो आपको ऑल्टर की के साथ पेज डाउन की प्रेस करना है। देखो ऑल्टर की कीबोर्ड से पेज कीजिए और पेज डाउन की प्रेस कीजिए। अभी R तक आपके पास कॉलम आ रही थी, अभी S से लेके एक कॉलम आप देख सकते हैं। अब फिर से ऑल्टर और पेज डाउन की प्रेस कीजिए तो AL से लेके BD, तो आप लोग वैसे आपका सेल वैसे मूव कर सकते हैं। देखो BE बराबर है, BX पूरा हो जाने के बाद CQ, तो वैसे आप लोग मूव कर सकते हैं। और ऑल्टर की और पेज अप की प्रेस करेंगे तो 1 पेज आप लेफ्ट में वापस आएंगे। तो आप लोग वैसे आपका सेल पॉइंटर मूव कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपके पास है कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन। ये जो की है वो आप लोग आपके पास जो ई बुक्स है वहां पर भी हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, आपको बताया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपको प्रैक्टिस करते जाना है, बराबर है। तो कंट्रोल और पेज डाउन, इससे क्या होता है कि हमारे पास अभी ये जो वर्कबुक ओपन है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, बराबर है। तो इसी एक वर्कबुक में हमारे पास अभी 3 सीट हो गई है। देखो सीट 1, सीट 2 और सीट 3, बराबर है। तो अभी हमारी पास सीट 1 एक्टिवेट है। अगर आपको सीट 2 में जाना है तो आप लोग यहां पर क्लिक करके सीट 2 में जा सकते हैं। वैसे आपको सीट 3 में जाना है तो आप लोग यहां पर क्लिक करके सीट 3 में जा सकते हैं, बराबर है। तो अभी है कि अगर कंट्रोल पेज अप आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो
कीबोर्ड से भी आप लोग आपकी ये जो सीट है वहां पर मूव कर पाएंगे। जैसे कि मैं अभी कंट्रोल की प्रेस करता हूं और कंट्रोल की प्रेस करने के बाद कंट्रोल पेजअप की जब हम लोग प्रेस करते हैं तो एक स्क्रीन हम लोग एक सीट हम लोग आगे आ जाएंगे, बराबर है। फिर से हम लोग कंट्रोल और पेजअप करेंगे तो सीट 1 हमारी एक्टिव हो गई। कंट्रोल और पेज डाउन, अब इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि इसके आगे हमारी कोई सीट है नहीं, बराबर है। और हम लोग अगर वापिस सीट टू एक्टिवेट करनी है तो कंट्रोल पेज डाउन करना है, देखो बराबर है। फिर से अगर हम लोग कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो सीट 3 एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अभी अगर आपने किया कंट्रोल पेज डाउन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 सीट है। तो वैसे आप लोग कीबोर्ड से भी आपकी सीट मूव कर सकते हैं। तो कंट्रोल पेज अप बराबर है। अभी हम लोग सीट 1 को एक्टिवेट करके रखते हैं। तो आप लोग वैसे आपकी सीट में मूवमेंट कर सकते हैं। अब आपको अगर फाइल सेव करनी है तो फाइल सेव करना आपको अभी अच्छे से आता है क्योंकि आपने पेन ब्रश में और वर्ड पैड में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फाइल सेव की है। लेकिन फिर से हम लोग यहाँ से आपको बता दें, आपको अगर फाइल सेव करना है आपको पता है फाइल मेनू में जाएंगे और फाइल मेनू में जाने के बाद आप लोग ये जो सेव एज ऑप्शन है वहाँ पर जाएंगे और सेव एज पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोग ये जो कंप्यूटर्स है वहाँ पर क्लिक करेंगे, बराबर है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो पॉसिबिलिटीज जो फोल्डर में हम लोग अभी काम कर रहे हैं इसी का नाम है, जो हमने प्रेजेंटली ये फोल्डर में काम किया है। लेकिन हम लोग सिर्फ थोड़ा लॉन्ग कट में जाएंगे। ये जो ब्राउज बटन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसी डायलॉग बॉक्स को आप ये जो आपका माउस पॉइंटर है, बराबर है, इसी को घुमा के देखो हम क्लिक करके आप लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं जो आप जैसा इसको करना चाहें। तो ये हो जाने के बाद आपको आपके फोल्डर में आपका ये जो डेटा है ये सेव करना है। तो सबसे पहले ये जो है तो इसी को बोलते हैं कंप्यूटर्स और यहाँ पर हमारे पास 2 ड्राइव है, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव। तो आपको पता है आप लोग डी ड्राइव में ही काम करते हैं। डी ड्राइव के अंदर जो फोल्डर है वो यहाँ पर दिया है और ये फोल्डर को यहाँ पर नेविगेशन स्पैन में अगर आपको देखना है तो ये जो ट्रिंगल है, बराबर है, ये ट्रिंगल पर आपको क्लिक करना है। जब आप ये ट्रिंगल देखते हैं तो ये शो करता है कि इसी ड्राइव में या इसी फोल्डर में सब फोल्डर है। तो ये आपके फोल्डर का लिस्ट यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अब आपको पता है आपको स्टूडेंट्स के फोल्डर में डेटा सेव करना है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या ये जो ट्रिंगल है वहाँ पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे अपने जो ट्रिंगल था राइट एंगल ट्रिंगल, तो इसी से ये स्टूडेंट्स फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर है इसी का लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकेंगे। तो ये जो सब फोल्डर है देखो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फोल्डर है, तो इसी का लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर फाइल है कोई तो ये फाइल का लिस्ट आप ये जो नेविगेशन पैन है वहाँ पर नहीं आएगा, बराबर है। तो सिर्फ फोल्डर, सब फोल्डर और ड्राइव उसी का ही लिस्ट आपको नेविगेशन स्पैन में मिलेगा। अब आपको ये हर्षिल पटेल का जो फोल्डर है यहाँ पर आपको अगर फाइल सेव करनी है, मेरे पास अभी हर्षिल पटेल है, अगर आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स फोल्डर में अगर आपने फोल्डर क्रिएट किया है तो आपके फोल्डर में आपको सेव करना है तो आप अपने फोल्डर पर जाके क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ पर अभी हर्षिल पटेल के फोल्डर पर क्लिक करते हैं। अब ये फोल्डर में जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो पूरा पाथ है डी ड्राइव, स्टूडेंट्स और हर्षिल पटेल, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो फाइल नेम है तो यहाँ पर आपको फाइल का नाम टाइप करना है। तो यहाँ पर आप लोग आपके नेम के हिसाब से जैसे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, बराबर है, ऐसा कोई फाइल का नेम दे सकते हैं। तो फाइल का नेम टाइप हो जाने के बाद ये है सेव एज टाइप। हम लोग जब सेव एज टाइप पर क्लिक करते हैं तो ये सारे टाइप के अंदर हम लोग हमारी फाइल को सेव करवा सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग एक्सेल वर्कबुक में ही हमारी फाइल सेव करते हैं। लेकिन ये जो सेव एज टाइप है अलग अलग, तो ये क्या है कि समझ लीजिए आपके पास अभी MS एक्सेल का जो प्रोग्राम है वो 2030 है, लेकिन किसी के पास अभी 2030 का वर्जन नहीं है और कम वर्जन है जैसे 2003 या 97 वर्जन है, बराबर है। तो
उसी को अगर ये आप फाइल कॉपी करके देंगे तो यहाँ पर शायद ये फाइल वर्क नहीं करेगी या ओपन नहीं हो पाएगी। तो उसी टाइम आपको इसी लोअर वर्जन में फाइल को सेव करके देना है। लेकिन अभी हमारे पास तो 2030 है, तो हम लोग ये लोअर वर्जन में फाइल सेव नहीं करेंगे और अपर वर्जन में ही एक्सेल वर्कबुक में ही फाइल सेव करेंगे। और आप जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ध्यान से सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोग जब फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन, बराबर है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो आपने नाम दिया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एक्सटेंशन आता है जिसको बोलते हैं XLSX, वो अपने आप लग जाएगा। ये एक्सेल वर्कबुक हमने अभी इसका सेव एज टाइप किया है तो इसका एक्सटेंशन अपने आप लग जाएगा। ये वैसे आपको दिखता नहीं है, ये कैसे ओपन करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वैसे आपको फाइल का नाम अभी लिख देना है और यही रखना है, देखो ध्यान से, और सेव बटन पर जाके क्लिक कर देना है। तो आपकी फाइल आपके फोल्डर में ये सेव हो गई। ये हो जाने के बाद अगर आपको फाइल क्लोज करनी है तो आप लोग फाइल क्लोज कर सकते हैं। आपको पता है फाइल मेनू में जाना है और फाइल मेनू में जाने के बाद आप ये क्लोज बटन पर जाके क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। फाइल क्लोज हो जाने के बाद फिर से अगर फाइल को ओपन करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल ओ, आपको पता है ये फाइल मेनू में ओपन कमांड रहता है, तो ये कंट्रोल ओ भी आप प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज फाइल मेनू में जाइए और फाइल मेनू में जाने के बाद ये जो ओपन बटन है वहां पर आप क्लिक कीजिए और ओपन बटन में जाने के बाद रिसेंट वर्कबुक्स, यानी लास्ट वर्कबुक में जो आपने काम किया है, जो लास्ट वर्कबुक आपने ओपन की है एक्सेल में, ये इसी का नाम यहां पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपकी वर्कबुक का नाम आप लोग अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी वर्कबुक ओपन हो जाएगी। तो अभी डी ड्राइव स्टूडेंट्स हर्षिल्स पटेल ये फोल्डर है और ये फाइल का नाम है, यही हमारी फाइल है। लेकिन हम लोग यहाँ से ओपन करते नहीं है, हम लोग थोड़ा लंबा जाके कंप्यूटर में जाएंगे और लास्ट जो फोल्डर में हमने काम किया है यहाँ पर हमारा फोल्डर का लिस्ट भी आ गया है, लेकिन हम लोग ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद आप लोग यहाँ पर से डी ड्राइव में जाइएगा, ये जो ट्रिंगल है वहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से ये स्टूडेंट्स है और यहाँ से ये जो हर्षिल पटेल का फोल्डर है वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए। तो जैसे आपने हर्षिल पटेल का जो फोल्डर है, जैसा यहाँ पर आपको जाना है अपने फोल्डर में, तो यहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं ये फाइल हमने जो सेव की थी ये नाम यहाँ पर मिल गया। जैसे हम लोग ये फाइल पर जाके क्लिक करते हैं तो ये जो फाइल का नाम है वो फाइल नाम के बॉक्स में आ जाएगा ये फाइल, बराबर है। और ये आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ओपन बटन पर जाके क्लिक करना है तो आप वर्कबुक आपकी ओपन हो जाएगी। तो वैसे आप लोग आपकी वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं, बराबर है। ये जो सारे स्टेप्स हैं वो मैंने आपको आपकी ई बुक्स में भी यहाँ पर भी आपको बताए हैं कि फाइल को कैसे सेव करते हैं और वर्कबुक को कैसे हम लोग क्लोज करते हैं और वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं। अब ये हो जाने के बाद वर्कशीट के अंदर न्यू रो अगर आपको इंसर्ट करनी है, बराबर है, जैसे हमारे पास ये अभी फर्स्ट रो है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो के ऊपर एक ब्लैंक रो चाहिए, बराबर है, इसके ऊपर। तो जिस रो के ऊपर आपको ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है उसी रो को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमें फर्स्ट रो सिलेक्ट किया और बाद में ये यहाँ पर माउस पॉइंटर आप लोग जब लाएंगे, जो आपका रो का नंबर है वहाँ पर आप लोग जब माउस पॉइंटर लाएंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो डार्क राइट एंगल में, राइट एरो में चेंज हो जाएगा। तो ये जब आप देखते हैं तो आप इसी टाइम राइट माउस बटन से आपको क्लिक करना है तो ये आपको मेनू यहाँ पर दिखेगा, यहाँ से आपको इंसर्ट कमांड देना है। जैसे आप लोग इंसर्ट पर जाके क्लिक करेंगे तो एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, देखो हो गई ना, बराबर है। तो ये जो रो इंसर्ट हो गई है उसी टाइम आपको A1 में, मैंने आपको यहाँ पर भी लिखा है कि A1 सेल में, बराबर है, ए कॉलम एंड फर्स्ट नंबर की रो यानी A1, बराबर है। तो A1 सेल में आपको लिखना है HS शाह हाई स्कूल, तो आप लोग यहां पर लिखिए HS शाह हाई स्कूल जम्बूसर। वैसे आप लोग
आपकी जो हाई स्कूल है उसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आप लोग वैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप लोग इसी तरीके से कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखो हमारी बुक्स में भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे। तो अभी मैंने ये बुक्स में आपको बताया है कि आपको ए और बी ये कॉलम के बीच में एक कॉलम चाहिए, बराबर है। तो क्या करना है, तो मैंने आपको ये बुक्स में बताया है कि आपको आपके जो कॉलम हेडिंग है इसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग। ये कॉलम है हमारी, वो अल्फ़ाबेट से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बराबर है। क्योंकि ये कॉलम को अगर पहचानना है तो इसको बोलते हैं जे कॉलम, बराबर है। तो अभी हमें बी कॉलम है और ए और बी के बीच में हमें इंसर्ट करना था। तो हमें ये कॉलम पर जाके राइट माउस बटन से क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट कमांड देना है। जैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे तो एक ब्लैंक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, यानी DOB, और डेट ऑफ बर्थ ये है, हमें टाइप करके यहाँ से एंटर की प्रेस कर देनी है, बराबर है। तो वैसे आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं, समझ लीजिए ये स्टूडेंट्स का नाम है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डेटा यहाँ पर आपको फीड करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये स्टूडेंट्स है, इसी का डेट ऑफ बर्थ है 15। जैसे हम लोग पहले डेट लिखते हैं /12, ये मंथ है, और स्लैश, और यहाँ पर लिखेंगे 1972, बराबर है। तो जैसे हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर हो गई है। तो आप लोग वैसे भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कैसे इंसर्ट करनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 1999 से 2000 के बीच में से ही आपको डेट एंटर करना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी इसके बीच में वाली जो है वो थोड़ा कम कर देंगे, तो 1999, बराबर है। तो हम लोग ये यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बता दूं। आपने यहां पर कुछ टाइप किया, समझ ले बाइट्स, बराबर है, और आपका सेल पॉइंटर अभी आपके जो सेल है वहां से आपका सेल पॉइंटर अभी निकल गया, और आपको ऐसा लगा कि ये बाइट्स है, वहां पर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। अब जैसे आपका सेल पॉइंटर वहां पर जाएंगे और बाइट्स कंप्यूटर मुझे लिखना है, तो फिर से अगर आप कंप्यूटर लिखने जाएंगे तो ये जो पुराना था वो अपने आप निकल जाएगा। अब ऐसा सिचुएशन हो आपको आ जाए तो आपको क्या करना है, जो आपका सेल पॉइंटर है, बराबर है, वहां पर आपको ले जाके F2 कीबोर्ड से F2 ये जो फंक्शन की है वो प्रेस करना है। तो अपने आप लोग एडिट मोड में आ जाएंगे। अब ये मोड क्या चीज है वो भी मैं आपको यहां पर थोड़ा आपको एग्जांपल दे दूं, बराबर है, कि जैसे आप लोग, हम पहले इसमें थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, बराबर है। बाइट्स कंप्यूटर मैंने टाइप कर लिया। आप लोग जब सेल पॉइंटर मूव करते हैं तो आपका जो विंडो है उसी विंडो में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आप लोग देख सकते हैं, ये स्टार्ट बटन के ऊपर ये यहाँ पर लिखा है रेडी, यानी आप लोग जब कहीं भी मूव करते हैं तो आपका मोड है रेडी मोड में आप लोग आपका सेल पॉइंटर मूव करते हैं। लेकिन जैसा ही हम लोग कुछ टाइपिंग करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखा ए, बराबर है, तो आपका मोड अभी चेंज होके एंटर मोड में आप आ गए, बराबर है, यानी कि अभी आप लोग डेटा एंटर कर सकते हैं। तो हम लोग ACADEMY एकेडमी मैंने कुछ ऐसा टाइप कर दिया, बराबर है, और फिर से यहाँ पर अगर मैंने एंटर की प्रेस कर दिया तो हम लोग निकल गए। तो अभी हम लोग रेडी मोड में आ गए। अब आपको क्या करना था, जैसे हम लोग वहां पर फिर से जाते हैं, बराबर है, तो यहां पर मुझे बाइट्स कंप्यूटर एकेडमी ऐसा कुछ लिखना है, लेकिन पहले से ही यहां पर कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग अगर जब एंटर की प्रेस करेंगे तो यहां से कुछ निकल जाएगा, लेकिन आपको अभी एडिट मोड में करना है। तो आप लोग कीबोर्ड से F2 की प्रेस कीजिए और आपका जो मोड है वो एडिट मोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, और यहां पर आप कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, बराबर है। आप एंटर की प्रेस कीजिए तो वैसे आप लोग डेटा एंटर कर सकते हैं। तो ये पूरी जो है मैंने आपको बता दिया है, तो उसी का आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बराबर है। कल हम लोग
ये जो हमारी व्यू टैब है वो आगे सीखेंगे।